नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है जिम्मेदार छोटा भाई। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मनाली हिमाचल के होटल रेनबो इन के कमरे में बैठी स्मिता दूर पहाड़ियों पर चमकती बर्फ को सम्मोहित सी देख रही थी। दोनों बच्चे अभी सोए हुए थे। गुरुग्राम की भीड़ भरी जिंदगी से अलग हटकर यहाँ की खामोशी उसे बड़ा सुकून पहुंचा रही थी। वह गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी और दोनों बच्चों को लेकर अकेले ही जॉब के साथ साथ दोनों बच्चों को संभाल रही थी। हर बार की तरह ही इस बार भी महीने की छुट्टी लेकर अपने दोनों बच्चों को घुमाने लाई थी। पति से अलग हुए उसे लगभग 7 साल हो गए थे, लेकिन यह कड़वा सच अब तक उसके गले में हलाहल की तरह अटक रहा था कि आखिर क्या कमी थी उसमें कि नीलेश उसे छोड़कर अपनी एक कलीग के साथ इतना बिजी रहता था कि कई बार वीकेंड पर भी काम का बहाना करके उसके साथ ऐश करने निकल जाया करता था और पूछने पर झल्ला कर जवाब देता कि क्या तुम्हारी गोद में ही तुम्हारा पल्लू पकड़ कर बैठा रहूं, काम नहीं करूं क्या। फिर बात इतनी बढ़ गई कि डिवोर्स की नौबत आ गई। उसके इस दुख को उसका छोटा भाई समीर अच्छी तरह समझता था और इसके लिए हर साल वह उसके लिए टिकट भेजकर उसे अपने पास हिमाचल बुला लिया करता था। अचानक स्मिता को बेडरूम में पाँव की आहट सुनाई दी और अगले ही पल उसकी बेटी विधि ने आकर उसके गले में बाहें डाल दी। प्यार से स्मिता ने उसे गोद में उठा लिया और चूमते हुए पूछा, वेदू उठा? हाँ मम्मा, अलसाई विधि अंगड़ाई ले रही थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो, फिर तुम लोगों को स्काइंग के लिए चलना है। हिमाचल में मनाली के पास सोलंग वैली में स्काइंग एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। बच्चों के चेहरों पर उछलता उत्साह बता रहा था कि उन बर्फ से ढकी ढलान वाली पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ने को वो कितने आतुर थे। स्मिता ने स्काइंग सिखाने वाली एक महिला से बात कर ली थी जो दोनों बच्चों को सिखाने के लिए एक दिन के 5600 रुपये ले रही थी और 800 रुपये सामान का किराया। स्मिता को यह बहुत ही महंगा खेल लग रहा था, लेकिन उसका छोटा भाई समीर उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वह भी माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी पोजीशन पर था। यहाँ आते वक्त वह स्मिता के हाथ में 1 लाख का चेक देकर बोला था, दीदी बच्चों के लिए खर्चा करने में कंजूसी मत करना। उसकी इस बात पर स्मिता की आंखें भर आई। स्मिता भाई से कुछ भी लेना नहीं चाहती थी, पर वो जानती थी कि उसका भाई भी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता है, तो वह मना भी नहीं कर पाई। उसे लगा कि पति की बेरुखी का मोल उसका छोटा भाई चुका रहा है। बच्चों ने दिल खोलकर मौज मस्ती की। चेयर लिफ्ट से बच्चे ऊपर जाते और फिर बर्फ पर स्काइंग करते हुए नीचे आते, लेकिन चेयर लिफ्ट की लाइन लंबी होती तो मैजिक कारपेट से पर खड़े हो जाते और धीरे धीरे खिसक कर ऊपर जाते। विधि की नज़र बड़ी देर से एक लड़की पर टिकी हुई थी जो शायद अपने पिता से स्काइंग सीख रही थी। उसे देख शायद विधि को अपने पिता की याद आ गई। ऐसे मौके पर स्मिता बहुत ही असहाय महसूस करती थी। 12-13 वर्ष की विधि आयु के उस मोड़ पर थी जब एक लड़की के जीवन में उसके पिता की अहम भूमिका होती है। विधि अक्सर उससे अपने पिता के बारे में पूछा करती थी, जबकि नीलेश ने कभी पलट कर भी अपने बच्चों की ओर भी नहीं देखा था। उड़ती उड़ती खबरें स्मिता के कानों में पड़ती रहती थी कि नीलेश अपनी कलीग के साथ कंपनी की तरफ से कनाडा चला गया है और वहीं पर मॉन्ट्रियल शहर में कंपनी की ब्रांच में काम करना शुरू कर दिया है। स्कीइंग के बाद वापस आते आते दोपहर हो गई थी। दोपहर होने पर बच्चों को भूख लगी थी, तो वह उन लोगों को लेकर के कैफेटेरिया में आ बैठी। सहसा उसे काउंटर पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जो पीछे से बिल्कुल नीलेश की तरह लग रहा था। एक पल को स्मिता को लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। ये नीलेश है क्या? वह अपने आप से सवाल कर रही थी। उसका दिल कर रहा था कि उठकर देखे, लेकिन तभी वह व्यक्ति हाथ में खाने की ट्रे थामे पलटा और स्मिता के सामने वाली मेज पर जा बैठा, जहां एक 7-8 साल का बच्चा बैठा था। थैंक्स डैड कहते हुए उस बच्चे ने खाने की ट्रे में से प्लेट उठा ली, अपने पास खिसका ली और खाने लगा। स्मिता कुछ हैरत में पड़ गई। वह आदमी हिंदुस्तानी लग रहा था, लेकिन वह सुनहरे बालों वाला बच्चा निसंदेह हिंदुस्तानी नहीं था। उस बच्चे ने उस
व्यक्ति को डैड कहकर संबोधित किया था। इससे स्मिता यही समझ पाई कि उस व्यक्ति ने किसी विदेशी युवती से विवाह किया होगा। अचानक वह बच्चा स्मिता की ओर देख करके मुस्कुराया, तो स्मिता भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस पर उस व्यक्ति ने भी मुड़कर स्मिता की ओर देखा। संभवतः वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसका बेटा किसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उठकर स्मिता के पास आ गया, बोला, हेलो, मेरा नाम वैभव है, और आप? स्मिता ने भी खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़े और बोली, जी मैं स्मिता हूँ, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, विधि और वेदु। दोनों बड़े प्यारे हैं। ये मेरा बेटा तासु है। ओह, कितना प्यारा नाम है। स्मिता अभिभूत हो उठी। हम लोग अगर मेज़ें मिला ले तो आपस में बातचीत हो सकती है। आप यहाँ लोकल हैं? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, स्मिता ने जवाब दिया। वैभव मुस्कुराते हुए, आवाज़ के लहजे से लग ही रहा था। बेसिकली मैं भी गुरुग्राम हरियाणा से हूँ, परंतु काफ़ी साल से यही हिमाचल में रह रहा हूँ। ओह, बिल्कुल नीलेश जैसी हंसी। स्मिता फिर विचलित हो उठी। मेज़ें मिलाकर दोनों बैठे तो बच्चों के आपस में दोस्ती हो गई और स्मिता और वैभव भी बातचीत करने लगे। आखिर स्मिता से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, क्या तासु की माँ शायद इंडियन नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक समझा, कहते हुए वैभव संजीदा उठा। फिर बोला, उसे गुजरे 2 साल हो गए। अरे, लेकिन कैसे? उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ जब सड़कों पर बर्फ पड़ी होती है तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी होती है, लेकिन नायरा यानी मेरी पत्नी को तेज़ गाड़ी चलाने का शौक था। बहुत समझाया मैंने, लेकिन वह नहीं मानती थी। आखिर इसका नतीजा ये हुआ कि तासु बिना माँ के हो गया। तासु को तो खैर मैं संभाल ही लूँगा, लेकिन नायरा की कमी नहीं पूरी कर सकता। इतना कहकर वैभव अपने आप में ही गुम हो गया। स्मिता इस दर्दनाक हादसे को सुनकर स्तब्ध बैठी वैभव का मायूस चेहरा देख रही थी। क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वैभव ही बोला, आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं, फिर सही, कल भी मैं बच्चों को लेकर यहाँ आऊँगी। ठीक है, कल मैं भी तासु को लेकर यहाँ आता हूँ। अब इजाज़त दीजिए। वह तासु का हाथ पकड़े कैफेटेरिया से बाहर हो गया। दोनों बच्चों को लिए जब स्मिता होटल के कमरे में पहुंची तो अंधेरा घिरने लगा था। न्यू ईयर की रौनक चारों ओर थी। लोगों के घर रोशनियों से जगमगा रहे थे। होटल की लॉबी भी पूरी तरह सजी हुई थी, लेकिन ये सारी रोशनियां मिलकर भी स्मिता के मन का अंधेरा दूर नहीं कर पा रही थी। पहले से ही अपनी जिंदगी की उलझनों से जूझती स्मिता आज वैभव के दुख से और दुखी हो उठी। वह उस रात ठीक से सो नहीं पा सकी। सुबह सुबह समीर का फ़ोन आ गया। सॉरी दीदी, रात फ़ोन नहीं कर सका था, मीटिंग चली। कैसा रहा कल? बच्चों को मज़ा आया? हाँ बहुत, स्मिता बोली। आज फिर ले जाना, समीर उत्साह से बोला। ठीक है। यह कहते हुए स्मिता की आंखों में वैभव का चेहरा घूम गया। 10 बजने वाले थे। अब स्मिता ने भी बच्चों को उठा दिया। कल तो बच्चे उठने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन आज एक बार में ही झट से उठकर बैठ गए। मम्मा, तासु आज भी आएगा? वेदू ने पूछा तो स्मिता हंस पड़ी और बोली, उससे मिलने का मन है? दोनों बच्चों ने हामी भरी। दोनों बच्चों के साथ जब स्मिता कैफेटेरिया पहुंची तो वैभव वहां पहले से ही मौजूद था। तासु, विधि और वेदू को देखते ही खुश हो गया। वैभव ने बच्चों के लिए कोको मिल्क केक शेक और अपने और स्मिता के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। फिर बोला, आज धूप अच्छी है, जल्दी ही बच्चों को स्काइंग के लिए ले चलते हैं। आज आप इंस्ट्रक्टर मत लीजिए, मैं रहूँगा बच्चों के साथ। थैंक्स कहकर स्मिता ने विधि की ओर देखा। वह कल से उस लड़की की ओर बराबर देखी जा रही थी जो अपने पिता से स्काइंग सीख रही थी। लंच के लिए जब वे कैफेटेरिया पहुंचे तो कल की तरह ही आज फिर दोनों मेज मिलाकर एक साथ बैठ गई। कॉफ़ी पीते पीते वैभव ने फिर दोहराया, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कॉफ़ी का प्याला स्मिता ने नीचे रख दिया, सिर झुकाए कुछ देर खामोश बैठी रही। फिर बोली, मेरा अपने पति से डिवोर्स हो चुका है। वजह? वैभव की भुहों पर बल पड़ गए। सही वजह तो वही बता सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ, उन्हें मुझसे ज़्यादा अपनी एक कलीग पसंद थी। इतना कहते स्मिता की आंखें भर आई।
तो वैभव ने बात को वहीं ख़त्म कर दी। इन 2 मुलाकातों ने ही वैभव के दिल में स्मिता के लिए गहरी हमदर्दी पैदा कर दी थी और अनजाने में ही वह उसकी ओर खिंच रहा था। इसकी एक वजह तासु भी था, जो स्मिता और उसके दोनों बच्चों के साथ खुश रहता था। मिलने पर जब स्मिता तासु को प्यार करती तो उसका चेहरा खिल उठता। 8 वर्ष के उस बच्चे को अभी माँ के ममता भरे स्पर्श की बहुत चाह थी। वह हिंदी समझता था और विधि और वेदु के साथ मिलकर बोलने की कोशिश भी करता था। शाम होने को थी और वैभव और स्मिता दोनों के दिलों में एक दर्द भरा एहसास जाग रहा था कि पता नहीं अब फिर कभी मिलेंगे या नहीं। चलते समय जब तासु ने स्मिता के गले में बाहें डालकर उसे जकड़ लिया तो स्मिता का दिल भर आया। वैभव ने वेदु के साथ हाथ मिलाया और बोला, सो यंग मैन, वी विल मीट अगेन, और विधि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इसके बाद वैभव और स्मिता अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चल पड़े। तभी अचानक तासु भागता हुआ आकर स्मिता से लिपट गया और बोला, आई वॉन्ट टू मीट यू अगेन। ओह श्योर, कहकर स्मिता ने उसके दोनों गुलाबी गाल चूम लिए। वैभव भी गाड़ी से उतर कर आ गया तो स्मिता ने समीर का कार्ड उसके हाथ में देकर कहा, यह मेरा भाई है छोटा, मैं यहीं ठहरी हूँ, तासु मिलना चाहे तो इसे ले आइएगा, और अगर मैं मिलना चाहूँ तो। वैभव ने भेद भरी गहरी नज़रों से उसे देखा। उस दृष्टि को स्मिता सह न सकी। आंखें झुकाकर बोली, तासु को लेकर आप ही आएंगे। इतना कहकर जल्दी से गाड़ी में जा बैठी। वैभव के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। समीर इस समय बड़ी बेचैनी से उन सबों को लौटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई वह बाहर भाग कर आया और आते ही वेदु को गोद में उठा लिया और बोला, सो यंग मैन, ओ नो, स्काइंग मैन, खूब स्काइंग की। बर्फ पर ठंड तो नहीं लगी? नहीं मामा। वेदु उत्साहित होकर सब बताने लगा। बोला, पता है मामा, तासु बहुत अच्छी स्कीइंग करता है। उसके डैड ने मुझे और दीदी को भी स्कीइंग सिखाई। इस पर समीर ने अपनी दीदी की ओर देखा, जो थकी सी सोफे पर ही अधलेटी सी थी। चलो विधि, हम तुम मिलकर अदरक वाली चाय बनाते हैं। तुम्हारी मम्मा बहुत थक गई है। अगर मेरी मीटिंग बीच में ना आई होती तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलता। कोई बात नहीं, मम्मा और हमने खूब मज़े किए। और विधि ने तासु व उसके डैडी के साथ बिताए समय का पूरा हवाला अपने मामा को दे दिया। विधि से सारी बातें सुनकर समीर को अच्छा भी लगा और अटपटा भी। अच्छा इसलिए कि उस नई जगह में भी कोई उसकी बहन की मदद करने वाला मिला, और अटपटा इसलिए कि उसकी बहन इस बारे में बिल्कुल ही खामोश है। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का प्याला दीदी के हाथों में देकर, लो दीदी, पहले चाय पीकर फ्रेश हो जाओ, फिर बातें करेंगे। और इतना कहकर खुद भी वहीं अपनी दीदी के बगल में बैठ गया। आखिर चाय के घूंट भरते स्मिता ने खामोशी तोड़ी। भगवान के दरबार में भी अन्याय क्यों होता है समीर? वह 8 साल का बच्चा तासु, उसकी माँ 2 साल हुए कार एक्सीडेंट में मारी गई और तब से उसके डैडी उसे संभाल रहे हैं, और हमारे विधि वेदु अपने डैडी के होते हुए भी उनके प्यार से वंचित है। ये सब क्यों होता है मेरे भाई? समीर ने चाय का प्याला मेज पर रखकर स्मिता का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बोला, तुम बहुत इमोशनल हो दीदी, इस बारे में अधिक मत सोचो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जब भी तुम्हारा दिल तासु को देखने को हो तो उसे यहाँ बुला लो। विधि और वेदु भी उसके साथ खेल कर खुश होंगे। मैं तुम्हारा कार्ड उसके डैडी को देकर आई हूँ, शायद वे लोग आएँ। अच्छा किया दीदी, मैं भी तासु के डैडी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वहाँ तुम्हारी मदद की। 2 दिन बाद ही वैभव का फ़ोन आ गया और समीर ने उन्हें शुक्रवार की शाम को खाने पर बुला लिया। विधि और वेदु यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, लेकिन स्मिता कुछ तटस्थ सी रही। हाँ, खाना अवश्य उसने बड़ी मेहनत से और बहुत अच्छा बनाया। समीर की पसंद का ही सब कुछ था और पूरा इंडियन खाना था। थोड़ा पास्ता भी था, सोचकर बना लिया कि तासु इंडियन ना खा सके तो कुछ हो सके उसके लिए। शाम होते ना होते स्मिता को कुछ परेशानी, कुछ घबराहट सी होने लगी। वैभव की उन भेदती सी नज़रों का सामना करने से वह डर रही थी, जो उसके अंदर से सब कुछ पढ़ लेना चाहती थी। ठीक 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो सबसे पहले वेदु ही भागा दरवाज़ा खोलने को। हेलो यंग मैन,
कहते हुए वैभव ने उसे गोद में उठा लिया। उसके पीछे पीछे स्मिता, समीर और विधि भी आ गई और तासु भागकर स्मिता से लिपट गया। हेलो, आई एम वैभव। कहते हुए वैभव ने समीर की ओर हाथ बढ़ाया तो बड़ी गर्मजोशी से समीर ने उसके हाथ अपनी दोनों हाथों में थाम लिया। स्मिता ने खाना जल्दी ही लगा दिया। वैभव और समीर ने मिलजुल कर बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था जाने कब से एक दूसरे को जानते हों। खाना वैभव को बहुत पसंद आया। खाते खाते समीर से बोला, आप खुशकिस्मत हैं जो बहुत बढ़िया हिंदुस्तानी खाना आपको मिलता है, वरना यहाँ तो लोगों की गुजर चाइनीज़ पिज्ज़ा और हैमबर्गर पर ही होती है। अजी कहाँ साहब। समीर भी मूड में आ गया। दीदी के जाते ही हम भी वही बर्गर पिज्ज़ा पर ही आ जाएंगे, तो आप इन्हें जाने ही क्यों दे रहे हैं? यहीं रोक कर रखिए। लेकिन छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। खैर देखते हैं। इस सारी बातों के दौरान स्मिता तटस्थ सी रही। वैभव हंसकर बोला, स्मिता जी आप भी तो इस बारे में कुछ बोलिए। मैं क्या कहूँ, समीर के पास आकर तो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। गहन उदासी में डूबे स्मिता के इस वाक्य ने में जो दर्द छिपा था उसने वैभव के मन को छू लिया। कुछ सोचते हुए वह बोला, आप गुरुग्राम की इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, कोशिश करने पर यहाँ भी आपको नौकरी मिल सकती है। आप अपना बायोडाटा मुझे दीजिए, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। रात 11 बजे तक सब लोग बैठे बातें करते रहे। बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे। चलने के लिए बाहर निकलते समय वैभव बोला, क्यों ना हम लोग इस वीकेंड पर एक साथ गुजारे। कल शनिवार है, यदि आप लोग कुफरी आ जाए तो रात को वहीं ठहर सकते हैं। 4 बेडरूम है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और यकीनन बच्चे बहुत खुश होंगे, खास तौर से तासु। वैभव की बात सुनकर असमंजस में पड़े समीर ने अपनी दीदी की ओर देखा। बोलो दीदी, क्या कहती हो? तुम जैसा ठीक समझो समीर, स्मिता बोली। मैं 1 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक समीर जी, डिनर हम एक साथ करेंगे। कहते हुए वैभव ने तासु को पीछे बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके जाते ही विधि और वेदु तो कपड़े बदलकर बिस्तरों में घुस गए, लेकिन स्मिता का कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। समीर से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। कॉफ़ी के दोनों प्याले थामे स्मिता आकर समीर के पास सोफे पर बैठ गई। कुछ देर दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। फिर समीर बोला, बहुत भले आदमी हैं वैभव जी, कुछ देर में ही अपने से लगने लगे हैं और अकेले भी हैं। स्मिता चौंकी। घर के और लोग तो होंगे? नहीं दीदी, कोई भाई बहन नहीं है और अब तो माता पिता भी नहीं रहे। सुनकर स्मिता बैठी रह गई। उसे तो अपना दुख ही बहुत बड़ा लगता था, लेकिन वैभव, उसने तो कहीं अधिक झेला है। वह सारी रात स्मिता ने आंखों में ही काटी। नीलेश कहीं पीछे छूट गया था। केवल वैभव का ही चेहरा घूमता रहा आंखों में। जब वह सुबह उठी तो समीर ने उसे वैभव का कार्ड दे दिया और कहा, दीदी चाहो तो तासु से बात करना। ठीक है, स्मिता ने कार्ड ले लिया। न जाने क्या था स्मिता के चेहरे पर जो कुछ पल समीर उसे देखता ही रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी दीदी किसी गहन मानसिक अंतर्द्वंद से जूझ रही है। समीर के जाने के बाद कुछ पल स्मिता हाथों में वैभव का कार्ड पकड़े यूं ही बैठी रही। फिर वैभव के फ़ोन का नंबर मिलाया। हेलो। उधर से फ़ोन पर वैभव का स्वर उभरा। मैं स्मिता बोल रही हूँ। सदा संयत स्वर था स्मिता का। ओह स्मिता, तुम नहीं जानती स्मिता, मैं कितना सोच रहा था तुम्हारे बारे में। रात में सो भी नहीं सका। कानों तक लाल हो आया स्मिता का चेहरा। क्या यही हाल उसका भी नहीं है? फ़ोन हाथ में लिए चुप सी रही तो वैभव फिर बोला, प्लीज़ स्मिता कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? जो कुछ आप कह रहे हैं वही हाल इधर भी हो रहा है। सच? फिर तो मैं अपने को खुश नसीब मान रहा हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ, बिल्कुल सीधे साफ लफ्ज़ों में। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, मेरी बनोगी स्मिता? इस बारे में आपको समीर से बात करनी होगी। मुझसे छोटा भले ही है, लेकिन फ़िलहाल वही मेरा गार्जियन है। इतना कहकर स्मिता ने फ़ोन रख दिया। उसके मन की उथल पुथल शांत हो गई थी, जैसे किसी भटकती नौका को अचानक किनारा मिल गया हो।
समीर को वापस आने में थोड़ी देर हो गई थी, फिर भी 3 बजे तक वे सब लोग निकल ही लिए थे। ठीक 5 बजे वे लोग वैभव के आलीशान मकान की घंटी बजा रहे थे। आइए आइए, वेलकम। बड़ी ही गर्मजोशी से वैभव ने सभी का स्वागत किया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और स्मिता के चेहरे पर एक सजल मुस्कान। स्मिता अंदर रसोई में व्यस्त हो गई और बच्चे तासु के कमरे में लगे म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे थे। पूरे घर में एक खुशनुमा माहौल था। वैभव और समीर बातें करते हुए कॉफी पीते रहे। तभी वैभव बोला, बहुत अहम फैसले पर आपसे बात कर रहा हूँ समीर जी। तासु को माँ की जरूरत है और मुझे पत्नी की। मैं अपनी जिंदगी की ये दोनों कमियां पूरी करना चाहता हूँ। क्या आप मदद करेंगे? जरूर, कहिए। समीर संभल कर बैठ गया। क्या मैं आपसे आपकी बहन का हाथ मांग सकता हूँ? विधि, वेदु और तासु, ये तीनों बच्चे अब हमारी जिम्मेदारी होंगे। इतना कहकर वैभव खामोश हो गया। आपने दीदी से उसकी गुजरी जिंदगी के बारे में कभी पूछा? समीर ने अपनी आंखें वैभव के चेहरे पर टिका दी। पूछा था, लेकिन उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि इनका डिवोर्स हो चुका है। मेरी वजह पूछने पर उनकी आंखों में आंसू छलक आए, जो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने बात खत्म कर दी। जाहिर है उन जैसे शालीन और सुशील लड़की किसी गैर जिम्मेदार आदमी की गलती की सजा भुगत रही है। मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी से गुजरे कल की परछाई हट जाए और वे नई जिंदगी जी सके। साथ ही मुझे और मेरे बेटे को भी एक नई जिंदगी मिले। ऐसा है वैभव जी, आज रात दीदी और बच्चों को भी बैठाकर इस बारे में बात करते हैं। बच्चों का रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि यह फैसला उनकी बेहतरी के लिए लिया जा रहा है। तभी स्मिता ने आकर कहा कि खाना तैयार है और बच्चे खा रहे हैं। समीर, स्मिता और वैभव खाना खाने के बाद लिविंग रूम में आ बैठे। यही समय बात करने के लिए ठीक है, ऐसा सोचकर समीर ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, वैभव जी तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या कहती हो? न जाने किसी निरीह सी नज़रों से स्मिता ने अपने भाई को देखा कि उसका दिल भर आया। फिर थोड़ी देर बाद समीर बोला, क्या हुआ विधि और वेदु से इस बारे में बात करना चाहोगी? इस बार स्मिता बोली, जैसा तुम बताओ। मेरे विचार से उन दोनों को इस बारे में बताना जरूरी है ताकि वे उनके लिए तैयार हो सकें। दोनों तासु के साथ मिल गए हैं, लेकिन थोड़ी देर का खेल कूद और हमेशा साथ रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। समीर ने जाकर तीनों बच्चों को बाहर बुलाया। बच्चे आ गए, पर बात कहाँ से और कैसे शुरू करे ये कोई समझ नहीं पा रहा था। आखिर वैभव ने ही कहा, तासु, आई वॉन्ट टू मैरी स्मिता एंड मेक हर योर मॉम। आर यू हैप्पी? ओके डैड, मोर देन हैप्पी। कहकर भागकर स्मिता के गले में बाहें डालकर तासु उससे लिपट गया। किंतु विधि का चेहरा अचानक बुझ गया। वह वापस अंदर जाने को मुड़ी तो समीर ने कहा, रुको विधि, दीदी भी तुमसे एक बात करेगी। इस पर विधि ने अपनी माँ की ओर कुछ इस तरह देखा कि स्मिता के बोलने की शक्ति ही मानो जाती रही। उसने समीर से कहा, जो ठीक समझो तुम कह दो, मैं सुन रही हूँ। समीर ने उठकर विधि और वेदु को सोफे पर अपने अगल बगल में बिठा लिया और बोला, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह दीदी तासु की मम्मी बनेगी, उसी तरह तासु के डैडी तुम दोनों के डैडी बन जाएं और तुम सब एक साथ रहो। यह आप चाहते हैं या मम्मी? विधि के स्वर में तल्खी थी। हम दोनों ही ये चाहते हैं बेटा। तुम्हें भी ठीक लगेगा तभी यह हो सकेगा। मुझे कैसे ठीक लगेगा मामा? तासु की मम्मी मर चुकी हैं, लेकिन मेरे डैड तो अभी जिंदा हैं, और फिर मैं कैसे किसी और को डैडी मान लूं, और क्यों मान लूं? 12 वर्ष की विधि का यह आक्रोश भरा उत्तर सभी को चौंका गया, लेकिन वैभव ने बड़ी समझदारी से काम लिया और स्थिति संभालते हुए बोला, अभी रहने दीजिए समीर जी, रात काफ़ी हो चुकी है। बच्चों से इस बारे में कल बात कर लेंगे। एक ही बिस्तर पर लेटी विधि, वेदु और तासु सोने की कोशिश कर रहे थे। वेदु और तासु सो गए थे, लेकिन विधि को नींद नहीं आ रही थी। वह तासु के पास से उठकर अपनी माँ के पास आकर लेट गई तो स्मिता ने उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया। माँ से लिपटी विधि सुबकने लगी तो स्मिता ने पूछा, तुम्हें वैभव अंकल पसंद नहीं है? पसंद होने का मतलब यह तो नहीं कि तुम उससे शादी कर लो, सुबकती विधि बोली। स्मिता चुपचाप उसका सिर सहलाती रही। सुबह स्मिता बहुत जल्दी उठ गई, किचन में चाय बनाने लगी तो देखा वैभव वहाँ पहले से ही मौजूद था।
कुछ पल दोनों ही खामोश रहे। आखिर वैभव बोला, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहने लगा हूँ स्मिता, पर शायद तुम्हें पाना इतना आसान नहीं होगा। और अब तो लगने लगा है कि यदि तुम ना मिली तो जीना ही बेकार लगेगा। नायरा के मरने के बाद पहली बार किसी औरत ने मुझे वह सब दिखाई दिया जिसकी मुझे चाह थी। खैर, अपनी तकदीर से भला कौन लड़ सकता है। स्मिता की आंखें भर गई। नीलेश की बेरुखी ने उसके अंतर्मन को जिस तरह तार तार किया, उसे वैभव की हमदर्दी ने काफी कुछ संभाल लिया था और वह थोड़ा खुश रहने लगी थी। लेकिन शायद एक नई जिंदगी शुरू कर पाना उसकी किस्मत में नहीं है। जब तक विधि मानसिक रूप से तैयार न हो, तब तक तो इस बारे में सोचना ही बेकार है। और आज तो उन्हें वापस भी जाना है। नाश्ता करने के बाद स्मिता सामान पैक करके अपने कमरे में आ गई। सामान पैक करते समय उसकी आंखें भर आई। एक नई जिंदगी बाहें पसारे उसे बुला रही थी, लेकिन उसकी अपनी बेटी ही उसे दोष देने लगी थी। क्या करे वह। तभी समीर कमरे में आ गया और स्मिता के आंसू देखकर पल भर में समझ गया। स्नेह से बोला, इस तरह टूटने से काम नहीं चलेगा दीदी, मैं समझा लूंगा विधि को। तुम सामान पैक करके बाहर लिविंग रूम में आओ। लिविंग रूम में वैभव सुबह का अखबार लिए बैठा था। स्मिता को देख हल्के से मुस्कुराया। तब तक समीर भी वहां आ गया था। बोला, मुझे सिर्फ 2 हफ्ते का समय चाहिए, उसके बाद विधि भी उस शादी के लिए खुश ही नहीं राजी हो जाएगी। जिस डैडी की छवि वह मन में लिए बैठी है, वह इन 7-8 सालों में 2 बच्चों का डैडी बन चुका है। तुम्हें कैसे मालूम? स्मिता चौंकी। अरे दीदी, समीर हंसा, खबर तो सब रखनी पड़ती है। मैं विधि को उसके डैडी के सामने खड़ा करके यह साबित कर दूंगा कि उन्हें उसकी कतई परवाह नहीं है। तभी वह इस शादी से मन से स्वीकार करेगी। मैंने पता कर लिया है कि वे अपनी दूसरी पत्नी के साथ मॉन्ट्रियल में रहते हैं और हर साल न्यू ईयर मनाने इंडिया भी आते हैं। और इस बार वो लोग हिमाचल आए हुए हैं। देखो ना दीदी, कैसा इत्तेफाक है। शायद भगवान भी तुम्हें और वैभव को मिलाना चाहता है, इसीलिए इस बार वे छुट्टी मनाने हिमाचल आए हैं। तो मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो सोलंग घाटी मनाली में जिप लाइनिंग करने जाएंगे। स्मिता रात को कितनी ही बार सोते सोते चौंक कर उठी बैठ जाती और खाना पीना अच्छा नहीं लगता उसे। समीर उसे समझाता, दीदी सच का सामना करने से तुम डर रही हो, तो विधि को कैसे समझाओगी? मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्यों डरती हो? आखिर वो दिन आ ही गया। वे लोग सुबह जल्दी ही चल पड़े। स्टेशन खचाखच भरा था। काफी देर इंतजार करने के बाद एक गाड़ी से उन्हें नीलेश और उनकी पत्नी दोनों उतरते दिखाई दिए। नीलेश ने पीछे की सीट से अपने दोनों बच्चों को सीट बेल्ट खोलकर उन्हें नीचे उतारा। यही मौका है, ऐसा सोचकर समीर विधि का हाथ पकड़े ठीक नीलेश के पास खड़ा हो गया। और तब विधि ने जैसे ही नीलेश को देखा, उसने पुकारा, डैडी। एक पल को नीलेश उस जानी पहचानी आवाज के जादू से बंधा मानो वहीं रुक गया और फिर एक भरपूर नजर विधि पर डाली। लेकिन अगले ही पल अपने दोनों बच्चों का हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। तो समीर ने रास्ता रोक लिया और बोला, अपनी बेटी से मिल तो लीजिए नीलेश भाई साहब, बड़ी दूर से आई है और आपको बहुत याद करती है। यह क्या मजाक है समीर? नीलेश अचानक भड़क उठा। जब डिवोर्स की सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, तो इस तरह मुझे परेशान करने का क्या मतलब है? अगर तुम लोगों को पैसा चाहिए तो समझ लो कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। और अब तो बस ये 2 ही बच्चे हैं और कोई भी नहीं। ये अच्छी तरह सुन लो तुम। इतना कहकर तेज तेज कदम बढ़ाते हुए वह अंदर दाखिल हो गया। ठगी सी खड़ी विधि चुपचाप उसे जाते देख रही थी। जब नीलेश ने एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखा, तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू बह निकले और थोड़ी ही देर में वह समीर के सीने से लगी हिचकियां ले लेकर रोने लगी। कुछ ही दूर पर खड़ी स्मिता मानो किसी सम्मोहन से जागी और भाग कर आई। उसे देखते ही विधि उससे लिपट गई। हिचकियों के सैलाब के साथ अस्फुट स्वर में बोली, मम्मी, डैडी ने मुझे देखा तक नहीं, मुझसे बात भी नहीं की। कहते हैं मैं उनकी बेटी नहीं। स्मिता ने उसे कसकर गले से लगा लिया और भर्राए गले से बोली, जब वे हमसे सारे नाते तोड़ चुके हैं तो उनसे कैसी उम्मीद बेटा? उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली है और वे उसी में खुश हैं। चलो अब चुप हो जाओ।
और गाड़ी में बैठो, हम घर चलेंगे। स्मिता आदेशात्मक स्वर में बोली। समीर ने गाड़ी स्टार्ट करके हाईवे की तरफ घुमा दी। समीर बोला, दीदी, वैभव जी ने वापसी में उनके घर जाने की बात कही थी। नहीं समीर, विधि इस समय बहुत अपसेट है, अभी घर ही चलो। नहीं मम्मा, नहीं। अचानक विधि बोली, मैं चलूंगी वैभव अंकल के यहाँ, मुझे अच्छे लगते हैं वो। आई एम सॉरी मम्मा, तुम उनसे शादी कर लो, मैं उन्हें डैडी बुलाऊंगी। स्मिता को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विधि अभी भी आंखों में आंसू भरे थी और नन्हा सा वेदू अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछ रहा था। एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रुकवा कर वह पीछे की सीट पर दोनों बच्चों के बीच बैठी और दोनों को गले से लगा लिया और फिर स्मिता के आंसू भी बह निकले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या स्मिता ने और समीर ने वैभव की शादी की जो बात थी उसको एक्सेप्ट करना उनका सही था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।